2023 के आगाज में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। बाबर आजम अजमत के बिल्कुल दहाने पर खड़े थे। वो पाकिस्तान क्रिकेट के नए हीरो थे, जदीद दौर के लीडर, कप्तान और एक ऐसा बैटर जिसके पास इतने गियर्स थे कि वो मुखालिफ टीम को कई मुख्तलिफ तरीकों से नुकसान पहुंचा सकता था। ऐसा लग रहा था कि वो एक ऐसी क्रिकेटिंग जिंदगी की तरफ बढ़ रहे थे जहां उन्हें तारीख का सबसे बड़ा ऑल फॉर्मेट बैटर कहा जाएगा। मगर फिर भी कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि चंद ही लम्हों बाद उनके करियर पर कैसा अंधेरा छाने वाला है और वो किस तरह एक दर्दनाक जवाल की तरफ धकेल दिए जाएंगे। फिर वो लम्हा आया जब खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तमाम फॉर्मेट्स में कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। ये बाबर आजम के उरूज और जवाल की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो चंद साल पहले तक नाकाबिले यकीन लगती थी। बाबर के बारे में शुरू से ही लगता था कि वो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए पैदा हुए थे। उनके खानदान में क्रिकेट का माहौल पहले से मौजूद था। उनके कम से कम 3 कजिन्स जिनमें उमर अकमल और कामरान अकमल जैसे नाम शामिल है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके थे। इसका मतलब ये था कि बाबर बचपन से ही क्रिकेट के दरमियान पल्ले बढ़े और जैसे कि अंदाजा लगाया जा सकता है, उन्हें क्रिकेट से इश्क था। लाहौर और एशिया के दूसरे शहरों की तरह बाबर ने भी गलियों में टेप बॉल क्रिकेट खेलते हुए अपनी बुनियाद रखी। यही वो जगह थी जहां उन्होंने वो तकनीक सीखी और निखारी जो आज भी उनके खेल में दिखाई देती है। जब वो बाकायदा ट्रेनिंग और मैचेस में आए तो फौरन वाज़ेह हो गया कि ये लड़का गैर मामूली सलाहियत रखता है। उम्र के हिसाब से क्रिकेट में उनकी कारकर्दगी इतनी मजबूत थी कि सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्हें पाकिस्तान अंडर 19 टीम में जगह मिल गई। बाबर ने यूथ वनडे में जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया, जहां उन्होंने 16 गेंदों पर 15 रन बनाए। इसके बाद वो मजीद 35 यूथ वनडे मैचेस खेले, लेकिन असल चमक आईसीसी अंडर 19 टूर्नामेंट्स में नजर आई, जहां उन्होंने 12 इनिंग्स में 585 रन बनाए और उनकी औसत 58.5 रही। ये अदादो-शुमाल इस उम्र में किसी आम बैटर के नहीं होते। ये वो जगह थी जहां दुनिया को अंदाजा होना शुरू हुआ कि पाकिस्तान के पास एक खास खिलाड़ी आ रहा है। इसी दौरान बाबर पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में भी छा रहे थे। उन्होंने 15 साल की उम्र में लिस्ट ए डेब्यू किया और अगले ही साल 2010 में 16 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास डेब्यू भी कर लिया। बाबर ने अपने टीनेज सालों में मुसलसल तजुर्बा हासिल किया, आत्मविश्वास बढ़ाया और हर सीजन के साथ उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती गई। लिस्ट ए और फर्स्ट क्लास दोनों में उनके नंबर्स आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होते गए। फिर 2014-15 के सीजन में जब बाबर की उम्र 19 साल थी, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को जैसे एक वाज़ेह पैगाम दे दिया। उन्होंने फर्स्ट क्लास में 53 की औसत से रन बनाए और लिस्ट ए में 68 की औसत से। ये वो सीजन था जिसके बाद उन्हें कौमी टीम का पहला कॉल अप मिला। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जितना आप इस लड़के को देखेंगे उतना ही आपको ये पसंद आएगा। मई 2015 में बाबर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे डेब्यू किया और उसी मैच में उन्होंने सिलेक्टर्स के एतमाद का जवाब दे दिया। पाकिस्तान की इनिंग्स दबाव में थी, विकेटें गिर रही थी, मगर बाबर ने 60 गेंदों पर 54 रन बनाकर इनिंग्स को सहारा दिया और टीम को 300 के टोटल तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। डेब्यू पर ऐसा परफॉर्म करना किसी भी बैटर के लिए बहुत बड़ा बयान होता है। फिर 2016 आया और यही वो साल था जब बाबर आजम ने दुनिया को बाकायदा बता दिया कि वो किस किस्म के खिलाड़ी हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचेस की वनडे सीरीज में उन्होंने मुसलसल 3 सेंचुरियां बना दी। ये कारनामा उन्हें वनडे क्रिकेट में मुसलसल 3 सेंचुरियां बनाने वाले दूसरे कम उम्र तरीन खिलाड़ियों में ले आया। इस सीरीज के बाद उनकी जगह वनडे टीम में पक्की हो गई और साथ ही टेस्ट टीम के दरवाजे भी उनके लिए खुल गए। अक्टूबर में बाबर को टेस्ट डेब्यू मिला और वो भी टेस्ट क्रिकेट के पहले डे नाइट टेस्ट मैच में। वहां भी उन्होंने खुद को साबित किया। उन्होंने 105 गेंदों पर 69 रन की इनिंग्स खेली और दुनिया को दिखा दिया कि वो सिर्फ एक फॉर्मेट के नहीं बल्कि हर स्तर पर खेल सकते हैं। 2017 के बाद बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट का चेहरा बन गए। वो तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान के सबसे काबिल एतमाद और सबसे मुस्तकिल बैटर बन चुके थे। हर साल उनकी कदर बढ़ती गई और उनकी कारकर्दगी भी। बाबर के बारे में कहा जाता था कि वो भूखे हैं, परफेक्शनिस्ट हैं और बैटिंग को एक आर्ट की तरह करते हैं। 2019 में बाबर आईसीसी के नंबर 1 टी20 बैटर बन गए। ये मुकाम उन्होंने 2018 और 2019 में शानदार रन बनाकर हासिल किया। 2018 में उन्होंने लगभग 1000 रन बनाए और पहली बार दुनिया के बेहतरीन बैटर बनने की चोटी को छुआ। ये वो वक्त था जब बाबर की आलमी शनाख्त मुकम्मल तौर पर बन चुकी थी। फिर 2022 आया और यही वो साल था जब बाबर आजम का पूरा रूप दुनिया के सामने आया। वो एक आलमी फिनोमेन बन चुके थे। इस साल वो बिलाशुबा दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर थे। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 1184 रन बनाए और उनकी औसत 70 रही। वनडे में वो मजीद आगे निकल गए, वहां उन्होंने 85 की औसत से रन बनाए। टी20 में भी उनकी परफॉर्मेंस मजबूत रही, जहां उन्होंने 26 मैचेस में 735 रन बनाए और औसत 32 रही। बाबर की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि वो फॉर्मेट्स के दरमियान हैरत अंगेज आसानी से ट्रांजिशन कर लेते थे। ये वो सलाहियत है जो सिर्फ चंद अजीम बैटर्स के पास होती है। इसीलिए उनका मुवाजना एबी डिविलियर्स, विराट कोहली और क्रिस गेल जैसे बड़े नामों से किया जाने लगा। बल्कि जिस रफ्तार से वो आगे बढ़ रहे थे, लग रहा था कि वो इन सबसे भी आगे निकल सकते थे। 2022 के इख्तिताम पर वो टेस्ट में दूसरे नंबर के बैटर, टी20 में तीसरे नंबर के बैटर और वनडे में दुनिया के नंबर 1 बैटर थे। लेकिन फिर 2023 आया और इसी साल से कहानी का रुख बदलना शुरू हुआ। पाकिस्तान ने 2 टेस्ट सीरीज ऐसी टीमों के खिलाफ खेली जिन्हें निस्बतन कमजोर समझा जाता था। ऐसे मौकों पर बाबर जैसे बैटर से तवक्को थी कि वो सीरीज पर राज करेंगे, मगर हुआ इसके बिल्कुल उलट। दोनों सीरीज में बाबर एक भी 50 नहीं बना सके। 2023 में टेस्ट की 9 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 23 की औसत से रन बनाए और उनका सबसे बड़ा स्कोर 41 रहा। ये किसी भी मेयार से एक बहुत कमजोर साल था, बल्कि उनके पूरे करियर का बदतरीन दौर। इसके बावजूद चूंकि वो पाकिस्तान के प्रीमियर बैटर थे, सबको उम्मीद थी कि वो वापस आएंगे, मगर वो वापस नहीं आए। हकीकत यह है कि हालात मजीद खराब होते चले गए। यहाँ तक कि एक वक्त आया जब उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया, और वो भी एक ऐसी मुल्तान की पिच कर जहां रन बनाना आसान समझा जाता है। लेकिन वो सिर्फ 35 रन बना सके। सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट के पोस्टर बॉय से पाकिस्तान क्रिकेट के जवाल की अलामत बन गए। 2024 से 2025 तक उनके नंबर्स एक खौफनाक तस्वीर दिखाते हैं। कोई सेंचुरी नहीं और औसत वो आधी रह गई जो कभी उनकी पहचान थी। ये वाकई में एक यादगार और अफसोसनाक जवाल था, और बदकिस्मती से ये सिर्फ टेस्ट तक महदूद नहीं रहा। ये जवाल छोटे फॉर्मेट्स में भी नजर आने लगा। यहाँ तक कि वनडे में भी, जो बाबर का सबसे मजबूत फॉर्मेट समझा जाता था, उनका रिकॉर्ड हालिया अरसे में बुरी तरह मुतासिर हुआ। गुज़िश्ता 2 साल में उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं बनाई। 2024 में उनकी औसत सिर्फ 20 रही और 2025 में भी वो 30 के आसपास रही। ये उस खिलाड़ी के लिए इंतहाई हैरानकुन गिरावट थी जो 2023 में भी दुनिया का बेहतरीन वनडे बैटर समझा जाता था। ये गिरावट मजीद वाज़ेह हुई पाकिस्तान की 2023 के आईसीसी वर्ल्ड कप में कमजोर कारकर्दगी से, और इसी साल के चैंपियंस ट्रॉफी में भी, जहां बाबर पाकिस्तान को फतह की तरफ ले जाने के लिए कोई बड़ी इनिंग्स
इनिंग्स ना खेल सके। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि इस खराब दौर में पाकिस्तान के लिए बाबर की सबसे बेहतर परफॉर्मेंस उसी फॉर्मेट में थी जिसमें उन्हें अब ज़ेरे गौर भी नहीं रखा जा रहा, टी20। 2023 और 2024 में उनकी टी20 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस औसत से बेहतर थी। उन्होंने इस अरसे में 35 की औसत और 135 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, लेकिन इसके बावजूद उन पर यह इल्जाम लगाया गया कि वो स्पिन के खिलाफ स्कोरिंग रेट नहीं बढ़ा पाते और जारहारा नहीं हो सकते। दूसरी तरफ बाकी फॉर्मेट्स में उनकी खराब परफॉर्मेंस ने हालात को मजीद बिगाड़ दिया और नतीजा ये निकला कि उन्हें 2025 में पाकिस्तान के तमाम टी20 स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। यहाँ तक कि एशिया कप के स्क्वाड में भी उन्हें मोहम्मद रिजवान के साथ ड्रॉप कर दिया गया। बहुत से लोगों की नज़र में यह फैसला बेवकूफ़ाना था। 3 साल पहले जो बाबर क्रीज पर आते थे तो मुखालिफ टीमें खौफ महसूस करती थी, आज वही बाबर टॉप 3 ऑल फॉर्मेट बैटर से बहुत नीचे आ चुके थे। ये सवाल सिर्फ कारकर्दगी तक महदूद नहीं रहा। हाल ही में पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में उन्हें कैटेगरी बी में डिमोट कर दिया गया। वो खिलाड़ी जो लगभग 5 साल से आला कैटेगरी में था, अब उसे नीचे कर दिया गया। और फिर सवाल उठता है, आखिर क्यों? बाबर का असल मसला क्या है? उनकी एक्लीज हेल क्या है? एक चीज़ वाज़ेह तौर पर सामने आती है कि बाबर के आदाद व शुमार राइट आर्म फास्ट या सीमर बॉलिंग के खिलाफ तीनों फॉर्मेट्स में बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। जब आप क्रिकेट के सबसे आम बॉलिंग स्टाइल के खिलाफ ही जद्दोजहद करने लगे तो फिर बड़े रन्स बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये देखकर तज्जिया करने वालों ने बाबर के तकनीकी पहलू पर ध्यान दिया और वहाँ से एक ऐसी चीज़ सामने आई जो काफ़ी खतरनाक लगती है। 2021 में जब बाबर अपने उरूज पर थे और जब गेंद पिच के आधे रास्ते पर होती थी तो उनके बैट का जाविया लगभग सीधा पीछे की तरफ होता था, बस हल्का सा बाहर की तरफ। लेकिन अगर आप इस जाविये का मुवाजना उनके हालिया टेस्ट मैचेस से करें तो फर्क वाज़ेह है। अब उनके बैट में बाहर की तरफ एक ज़्यादा नुमाइंदा फ्लेयर आ चुका है। 2021 में बैट फर्स्ट फ्लिप की तरफ होता था, मगर अब वो गली की सिमत ज़्यादा नजर आता है। ये बदलाव शौरी है या गैर शौरी है ये कहना मुश्किल है, मगर जब आप अपने बैट का जाविया इतना खोल देते हैं तो बहुत सी नई मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। पहली मुश्किल ये है कि बैट के रास्ते का फासला बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर फास्ट बॉलर्स आपके पैड्स को टारगेट करें और गेंद हवा में या पिच पर लेट मूवमेंट करे तो आपके पास एडजस्ट करने का वक्त कम रह जाता है। नतीजा ये होता है कि आप ज़्यादा बार आउट होते हैं, खासतौर पर राइट आर्म फास्ट बॉलर्स के खिलाफ जो रफ्तार में तेज हों। दूसरी बड़ी मुश्किल ये है कि जब बैट का रास्ता ज़्यादा चौड़ा हो जाए तो गेंद को ठीक तरह से हिट करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी बैट फेस हर गेंद के लिए वैसी प्रेजेंट नहीं होती जैसी पहले होती थी। खासतौर पर वो गेंदें जो बाबर की तवक्को के मुताबिक नहीं आती, उन पर वो ज़्यादा प्ले एंड मिस करते हैं, ज़्यादा निक देते हैं या फिर गलत शॉट खेलकर कैच दे देते हैं। यूं समझे कि उन्हें अब अपने जिस्म के पार आकर शॉट खेलना पड़ता है ताकि गेंद को फुल फेस के साथ हिट कर सकें। क्रिकेट एक इंचों और सेकंड के हिस्सों का खेल है। जब आपके बैट के रास्ते में ये फर्क आ जाए तो मुखालिफ टीम को आपको आउट करने के लिए ज़्यादा मार्जिन मिल जाता है, क्योंकि आपके पास गेंद पर वक्त कम होता है और हर गेंद पर दुरुस्त शॉट खेलने की गुंजाइश भी कम हो जाती है। ये मसला लेफ्ट आर्म पेस के खिलाफ इतना बड़ा नहीं बनता, क्योंकि बाबर पहले भी लेफ्ट आर्म के खिलाफ जाविया खोलकर खेलते थे ताकि एंगल को कवर कर सके। स्पिन के खिलाफ भी उन्हें ज़्यादा वक्त मिलता है कि अगर पहली बार गेंद उन्हें बैट करे तो अगली गेंद पर एडजस्ट कर ले। मगर राइट आर्म फास्ट बॉलर्स के खिलाफ, खासतौर पर तेज रफ्तार बॉलर्स के सामने, उनकी ये तकनीकी कमजोरी बुरी तरह एक्सपोज हो गई है और यही उनकी जद्दोजहद की एक बड़ी वजह है। इसके साथ एक और हकीकत भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाबर एक ऐसे माहौल में खेल रहे हैं जहां मुसलसल बेतरतीबी रही है। पाकिस्तान टीम के कोचिंग स्टाफ में बार बार तब्दीलियां होती रहीं, कभी कुछ महीनों में ही हेड कोच बदल जाता है, कभी फॉर्मेट्स के लिहाज से अलग अलग तब्दीलियां आती रहीं। ऐसे माहौल में किसी भी टीम के लिए एक मजबूत कल्चर और इस्तेकाम बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसी तरह सिलेक्शन कमेटियों की तब्दीलियां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां और अंदरूनी सियासत भी ऐसे कारक हैं जो एक खिलाड़ी की जहनी कैफियत और एतमाद पर असर डाल सकते हैं। एक बैटर के लिए जरूरी होता है कि उसे एक मुस्तकिल माहौल मिले, ऐसे कोचेज मिले जिनके साथ उसका रिश्ता हो और एक मज़े प्लान हो। जब ये सब ना हो तो फिर किसी भी बड़े खिलाड़ी के लिए भी मुसलसल बेहतरीन खेलना मुश्किल हो जाता है। फिर कप्तानी का बोझ भी एक अहम पहलू है। जब बाबर को पाकिस्तान का ऑल फॉर्मेट कप्तान बनाया गया तो लगता है ये जिम्मेदारी उनके लिए हद से ज़्यादा भारी साबित हुई। कुछ खिलाड़ी जैसे ग्रेहम स्मिथ या विराट कोहली कप्तानी के दबाव में मजीद निखर जाते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जिन पर यह जिम्मेदारी नकारात्मक असर डालती है। मिसाल के तौर पर हाशिम आमला जैसे खिलाड़ियों की तरह बाबर भी शायद बैटिंग और कप्तानी दोनों का बोझ एक साथ नहीं उठा सके और इसका असर उनकी बैटिंग पर पड़ा। फिर वही ऐलान आया जिसने सबको चौंका दिया। बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तमाम फॉर्मेट्स में कप्तानी छोड़ दी। ये दौर बाबर के फैंस के लिए और क्रिकेट देखने वालों के लिए तकलीफ दे रहा है, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जिसे चंद साल पहले दुनिया का बेहतरीन बैटर कहा जा रहा था अब मुसलसल नाकामियों में घिरा हुआ है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगर बाबर अपनी तकनीक में एक छोटी सी एडजस्टमेंट कर ले, यानी अपने बैट के रास्ते को वापस उस पुराने जाविये पर ले आए जो उन्हें कामयाबी देता था, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन पॉलिसी और कोचिंग स्टाफ में कुछ तसल्ली और इस्तेहकाम आ जाए तो बाबर आजम की वापसी नामुमकिन नहीं। वो आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। वो दोबारा उठने की क्षमता रखते हैं। वो दोबारा दुनिया की टॉप रैंकिंग्स में जा सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो ये क्रिकेट की सबसे बड़ी रेजरेक्शन स्टोरी में से एक होगी, बाबर आजम की वापसी उनके असल मकाम पर।